हेलो ऑल। आज का ये सेशन मैं थोड़ा सा शॉर्ट बात करना चाहता हूँ केवीपीआई के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अभी होने वाला है केवीपीआई का एग्ज़ाम। प्रेजेंटली डेट आई है जनवरी 31। वैसे नवंबर में हो जाता था पहले, लेकिन अभी लेट हुआ है ड्यू टू कोरोना। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ना हो इसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा केवीपीआई के बारे में। तो सबसे पहली बात, केवीपीआई है क्या? तो केवीपीआई इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये प्रमोट करने के लिए है, इनकरेज करने के लिए है स्टूडेंट्स टू टेक कोर्सेज ऑफ बेसिक साइंस रिसर्च मेनली। ध्यान देंगे, इट इज नॉट फॉर बीटेक और बीई। बीटेक या बीई में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होगी। बीएससी, एमएससी, बीएस, एमएस, बी स्टार्ट, बी मैथ, इन कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। एंड कुछ कॉलेजेस में एडमिशन भी मिलता है, कुछ सीट्स फिलअप करते हैं कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर केवीपीआई स्कोर, और साथ ही साथ आपको कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिलता है। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो केवीपीआई का जो एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है, वो 3 स्ट्रीम्स में होता है, एसए स्ट्रीम, एसएक्स स्ट्रीम और एसबी स्ट्रीम। तो एसए स्ट्रीम बोला जाता है वो स्टूडेंट्स को जो प्रेजेंटली 11th क्लास में है, प्रेजेंट ईयर में जो 11th क्लास में 10 to 11 मूव किए हैं, जस्ट जो 11th क्लास में है उनके लिए ऐसे स्ट्रीम होती है। तो ऐसे स्ट्रीम में जो पेपर आता है, जो टेस्ट पेपर आता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। और इसमें जो टेस्ट पेपर आता है उसमें 11th का भी सिलेबस होता है, 12th का भी सिलेबस होता है थोड़ा बहुत, और 11th का भी होता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि बायो भी आपको देनी पड़ती है, मैथ्स वालों को बायो देनी पड़ती है और बायो वालों को मैथ्स भी देनी पड़ती है 11th क्लास में अगर आप अपीयर करेंगे केवीपीआई के लिए। फिर 12th क्लास वालों के लिए होता है एसएक्स स्ट्रीम, जो प्रेजेंटली 12th क्लास में है, तो वो एसएक्स स्ट्रीम में अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें खासियत यह है एसएक्स की कि आइदर यू कैन गिव पीसीएम और यू कैन गिव पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर सेम होता है दोनों स्ट्रीम्स के लिए, या तो आप मैथ्स का पेपर दे सकते हैं या बायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं, मतलब इस बार आपको दोनों नहीं देने पड़ेंगे। और 12th क्लास का जो ये एसएक्स स्ट्रीम का जो पेपर होता है, ऑब्वियसली इट इज मोर डिफिकल्ट देन एसए स्ट्रीम। एसए स्ट्रीम का पेपर ईजियर होता है कंपेयर टू एसएक्स स्ट्रीम के पेपर के। एसबी स्ट्रीम फिलहाल हमें से मतलब नहीं है, लेकिन एसबी स्ट्रीम इज उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंटली फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बेसिक साइंस कोर्स में है, मतलब बीएससी के फर्स्ट ईयर में है या बीएस के फर्स्ट ईयर में है अपने कॉलेज में, और वो ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो वो भी अपीयर हो सकते हैं एसबी स्ट्रीम के थ्रू। एसएक्स और एसबी स्ट्रीम का पेपर सेम आता है, एसए स्ट्रीम का पेपर अलग आता है एसएक्स स्ट्रीम से, और ये ईजियर होता है और ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। नाउ तो ये तो हुआ रिटर्न पेपर के बारे में। इसका लेवल क्या आता है पेपर का? पेपर का लेवल ऑलमोस्ट मेंस लेवल का आता है, जेई मेंस लेवल का आता है। केवीपीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उन्होंने बोला देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है इसका। 8, 9, 10, 11, 12th में जो भी चीजें पढ़ते हैं उसमें से कहीं से भी आ सकता है, तो कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। लेकिन जितना जेई मीन्स या जितना नीट का सिलेबस है ऑलमोस्ट उसी के अंदर से आता है, और जो इसका लेवल है वो नीट के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा और जेई मीन्स के लेवल को अप्रोच करता हुआ क्वेश्चंस का लेवल इसमें होता है यूजुअली। नाउ इसके अलावा आपको 10th क्लास में 75% होने चाहिए जनरल एंड ओबीसी के लिए, और 12th क्लास में 60% होने चाहिए, तभी आप ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेल कर पाएंगे। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 10th में 65 और 12th में 50% होना चाहिए आपका स्कोर एटलीस्ट। ये मिनिमम स्कोर है, ये बोर्ड के मार्क्स आपके इतने मिनिमम होने चाहिए। अगर आपने ये एग्जाम पास कर लिया लेकिन ये इनफ नहीं है तो भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। नाउ
प्रेजेंटली कितनी स्कॉलरशिप है प्रेजेंटली, ये वैसे बढ़ सकती है टाइम के साथ, लेकिन प्रेजेंटली जो स्कॉलरशिप है, अगर आप बीएससी, बीएस, बी स्टैट, बी मैथ, एमएससी या एमएस के कोर्सेज करते हैं, ध्यान देंगे देयर इज नो बीटेक और एमबीबीएस और बीई, ये कोर्सेज नहीं, केवल ये बेसिक साइंसेस के कोर्सेज। तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक मंथली 5000 स्कॉलरशिप मिलती है और ईयरली एक एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता है 20,000 का। फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर 3 साल का कोर्स होता है बैचलर्स में, मतलब अंडर ग्रेजुएट में 3 साल का कोर्स होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमएससी एमएस 2 साल का कोर्स होता है। तो उसमें आपको फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आपको 7,000 मंथली एंड 28,000 ईयरली एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो स्टूडेंट्स को मिलता है अगर आप बेसिक साइंस के कोर्सेज में अपियर हो रहे हैं एंड यू हैव क्लियर्ड द केवीपीआई एग्जाम। नाउ पहले क्या होता था इसमें कि रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन इस साल रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोरोना। नेक्स्ट ईयर हो सकता है हो जाए, लेकिन इस साल उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू नहीं लेंगे वो। वर्चुअल कैलकुलेटर इसमें अवेलेबल होगा, अभी ऑनलाइन होता है एग्जाम, वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब आप फिजिकल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन में, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर आपको वहाँ अवेलेबल होगा स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में। लास्ट डेट इस बार जो एप्लीकेशन की है वो 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें वेबसाइट के थ्रू ही, kvpi.isc.arnet.in करके वेबसाइट है, गूगल पे जाके kvpi और ISC टाइप करिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। एग्जामिनेशन की डेट प्रेजेंटली जो सेट है वो 31 जनवरी है। अगर कुछ हुआ तो फिर पोस्टपोन भी हो सकती है फर्दर, मतलब कोरोना अगर ज़्यादा हुआ तो पोस्टपोन भी हो सकती है, बट प्रेजेंटली जो डेट है इट इज़ 31 जनवरी 2021 एंड औरंगाबाद सेंटर है एग्जामिनेशन का, केवीपीआई के एग्जामिनेशन का। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, कौन से कॉलेजेस में हमें केवीपीआई के स्कोर के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो नंबर 1 इज आईआईएससी बैंगलोर, जो कि इसको कंडक्ट करवाता है। उसकी सीट, उसकी काफ़ी सीट्स जो है वो केवीपीआई के स्कोर के बेसिस पे वो फिलअप करते हैं। तो और भी मतलब बोर्ड वगैरह के मार्क्स से भी वो फिलअप करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स आईआईएससी बैंगलोर जो है वो केवीपीआई के स्कोर के थ्रू फिलअप करता है। दिस इज द नंबर 1 कॉलेज इन रिसर्च, इन फील्ड ऑफ रिसर्च इन इंडिया। इससे अच्छा कॉलेज इंडिया में है नहीं रिसर्च के मामले में, आईआईएससी बैंगलोर। पहले ये टाटा इंस्टीट्यूट बैंगलोर था, अभी आईआईएससी बैंगलोर है। तो इससे बेटर इंस्टीट्यूट इंडिया में कोई नहीं है एट अंडर ग्रेजुएट लेवल जो कि रिसर्च करवाता हो, मतलब आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ में भी इतनी अच्छी रिसर्च नहीं होती है। वहाँ वो टेक्निकल डिग्री देते हैं, बल्कि वो बीएससी वगैरह भी देते हैं, बट आईआईएससी बैंगलोर इज नंबर 1। IISER आर सेकेंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, सेकेंड रैंक है एक तरीके से इंस्टीट्यूट्स की, जो जिनमें इंडिया के अंदर जिनको हम सेकेंड रैंक दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक साइंस के कोर्सेज। तो IISER पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बेहरामपुर, ये प्रेजेंटली इतने IISERs हैं। पुणे बेस्ट है इनमें से। तो ये इसमें करीब 1200 सीट्स हैं करीब सब मिला के, और इसमें कुछ 300-400 के अराउंड सीट्स होती हैं। तो IISc बैंगलोर एंड IISERs ये 2 इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं। इसके अलावा IIIT हैदराबाद भी केवीपीआई के स्कोर को कंसिडर करता है आपके, और उसके बेसिस पे आपको फिर फर्दर रिटर्न इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है। IIIT हैदराबाद भी कंसिडर करता है केवीपीआई के स्कोर को कंसिडर करके वो देता है। और कुछ कॉलेजेस आपको बोनस मार्क्स वगैरह देते हैं अगर आपको केवीपीआई में अच्छा स्कोर है तो, मतलब आप केवीपीआई स्कॉलर हैं तो, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है IISc बैंगलोर एंड IISER जो हैं ये हमारे, ये इनके डायरेक्ट एडमिशन होता है केवीपीआई के थ्रू इनमें। IIIT हैदराबाद उन स्कॉलर्स को थोड़ा बुलाता है फिर फर्दर वो एग्ज़ाम देते हैं, मतलब IIIT हैदराबाद में, मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये कॉलेजेस हैं और इस तरीके से एग्ज़ाम ये होता है।
तो जो भी देना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म भरिए जल्दी जल्दी। 11th 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप KVPI अच्छे से अपीयर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप मेंस की या नीट की तैयारी अच्छे से करिए, KVPI भी आपका प्रिपेयर होगा। मैं एग्जाम्स भी लूँगा, KVPI के मॉक टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर KVPI भी कराया जाएगा उन मॉक टेस्ट के थ्रू, और हम कुछ टेस्ट उसके भी कंडक्ट करेंगे। 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी कुछ टाइम के बाद, जिसमें हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो प्रेजेंटली हम पढ़ रहे हैं वो तो आता ही है, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो फिलहाल नहीं पढ़े हमने वो उनमें कवर करेंगे, उसमें उसके प्रीवियस ईयर वगैरह सब हम कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो 12th के टॉपिक्स और 11th के भी जो बचे हुए टॉपिक्स में से आता है वो हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में KVPI के लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन है एक तरीके से KVPI का, और जो भी आपको सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो। थैंक यू। सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं कि अगर आप ये कोर्सेज करते हैं BSc, BS, BStat, BMath, MSc, MS, तो इससे आगे जाके क्या स्कोप होता है करियर में, आगे क्या बन सकते हैं आप। तो बेटा ये जो सब कोर्सेज हैं ये साइंटिस्ट बनने के कोर्सेज हैं एक तरीके से। BTech के थ्रू आप इंजीनियर बनते हैं, MBBS के थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं, और इन कोर्सेज के थ्रू आप साइंटिस्ट बनने की तरफ जाते हैं। अब साइंटिस्ट एंड लेक्चररशिप ये दो चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट अगर किसी कॉलेज में आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च विंग में है किसी कॉलेज की, तो आपको उस कॉलेज में पढ़ाना भी पड़ेगा, मतलब लेक्चररशिप साथ में चलती है। आप किसी कंपनी में साइंटिस्ट हैं तो अलग बात है, लेकिन आप किसी कॉलेज में अगर साइंटिस्ट हैं तो आपको लेक्चररशिप भी करनी पड़ती है साथ में, मतलब प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो जो कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे ISC या IISER के जो प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एमिनेंट साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा कंपनीज भी हायर करती हैं साइंटिस्ट को, जो जैसे कोई बिस्किट की कंपनी है, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज वो भी साइंटिस्ट को हायर करती हैं, अपने रिसर्च जो उनकी विंग होती है उसमें वो हायर करती हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं इनके थ्रू आप साइंटिस्ट बनने की तरफ जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना पड़ता है, मास्टर्स के बाद PhD भी करना पड़ता है, तो उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उसी के बाद आप फुल फ्लैश साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो BSc में 3 ईयर्स ऑलमोस्ट, MSc MS में 2 ईयर, फिर PhD करने में 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग आपका प्रोफेसर कैसा है और आपने कितनी प्रोग्रेस किया। आपको पेपर वगैरह पब्लिश करने पड़ते हैं तभी आपकी PhD कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद आप जूनियर लेक्चरर बनेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब एक तरीके से आप अर्निंग एक तरीके से, वैसे PhD में स्टाइपेंड वगैरह मिलने लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही हो सकता है आप कब से कमाने लगेंगे। तो BSc MSc में आप यूजुअली ज़्यादा नहीं कमाएंगे, ये स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है इसी के थ्रू आप को थोड़ा मिलेगा। PhD में स्टाइपेंड मिलने लगता है जो कि 20-25,000 से लेकर 50,000 के बीच में मंथली स्टाइपेंड मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज एंड प्रोफेसर। तो मंथली स्टाइपेंड वो मिलता है। उसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो उसके बाद आपको सैलरी मिलने लगेगी एक तरीके से। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मिनिमम 8 to 9 ईयर्स ये लेती है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक। तब आप एक तरीके से जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या साइंटिस्ट तभी कहलाएंगे आप जब आप अपनी PhD कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है एक तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।